नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव की एक और कंपनी की रुचि सोया की। आज हम जानेंगे कि रुचि सोया से रिलेटेड क्या नए न्यूज़ डेवलपमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर किस तरह से होगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या रहेगी और कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह के हैं। तो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने ये न्यूज़ आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी एफपीओ के लिए प्लान कर रही है और कंपनी 4,300 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही है। तो इसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट पेपर भी सबमिट कर दिए हैं। डिटेल में हम और जानेंगे कि कंपनी किस तरह से यह परफॉर्म करेगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि कंपनी ने 4,300 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कर रखा है। अब एफपीओ दोस्तों वो होता है, सबसे पहले अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो आईपीओ लाती है, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, जो पहली बार किसी भी कंपनी को लाना होता है मार्केट में लिस्ट होने के लिए। अब एक बार लिस्ट हो गई, उसके बाद फिर से वो कैपिटल रेज करना चाहती है या अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करना चाहती है, तो उसके लिए वो नया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है, जो आईपीओ की तरह ही होता है लेकिन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के लिए होता है। तो इसे एफपीओ कहते हैं। तो 4,300 करोड़ रुपए कंपनी रेस करना चाहती है एफपीओ के थ्रू, और इसी के लिए सेबी को उन्होंने ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है। अब फर्म चाहती है जिसमें 50% का जो इश्यू साइज होगा वो क्यूआईबीज के लिए होगा। तो आईपीओ में भी इस तरह से आपने देखा होगा, क्यूआईबी के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए और रिटेल के लिए कोटा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कोटा दिया गया है। 50% का कोटा क्यूआईबीज के लिए है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है और 35% जो कोटा दिया हुआ है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए दिया हुआ है। तो रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा अवेलेबल है। अब आगे चलकर हम और डिटेल्स देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कंपनी इन पैसों का करेगी क्या। तो सबसे पहले कंपनी जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसे रीपेमेंट करेगी। तो रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन कंपनी का पहला पर्पस होगा। फिर जो वर्किंग कैपिटल है कंपनी की उसे इम्प्रूव किया जाएगा और उसके अलावा जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। तो इन तीन बेसिक चीज़ों के कारण कंपनी ये चाह रही है कि यह ऑफर लाए। और साथ ही साथ इसके पीछे एक और वजह है दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 99% के आसपास चली गई है और जो कंपनी का फ्री फ्लोट है वो 1% के आसपास है। लेकिन सेबिंग के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोस्तों 75% प्रमोटर को अपनी होल्डिंग रखनी है। तो प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 25% से घटानी है लगभग। तो ये पब्लिक ऑफर के थ्रू वो अराउंड 9% की होल्डिंग घटा देंगे। तो इस वजह से भी ये पब्लिक ऑफर लाया गया है। अगर हम कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स की बात करें तो अभी कंपनी के 3,127 करोड़ के लोन दिख रहे हैं, यानी 3,127 करोड़ की बोरिंग कंपनी के पास है। अगर ये एफपीओ सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे ये पूरी की पूरी बोरिंग कंपनी कम कर सकती है, पूरे का पूरे लोन को अपनी बैलेंस शीट से हटा सकती है। और अगर हम रेवेन्यू के फ्रंट पर बात करें तो जो दिसंबर क्वार्टर गया है अभी, वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 4,465 करोड़ रुपए था और वो अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वो 3,971 करोड़ था, जिससे मतलब रेवेन्यू बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दिसंबर क्वार्टर में 227 करोड़ था और वहीं उसके लास्ट क्वार्टर में ये 126 करोड़ रुपये था। तो लगभग 100 करोड़ रुपये की हमें ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इशू लाने के लिए कंपनी ने 3 मेन लीड मैनेजर्स को अपॉइंट करा है, जो कि एसबीआई कैपिटल मार्केट फंड, एक्सिस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ये लीड मैनेजर्स है जो इस इशू को मैनेज कर रहे हैं। रुचि सोया फूड्स में इंडिया में काफ़ी अच्छा ब्रांड के रूप में आया है और न्यूट्रिला नाम से इनका रुचि सोया प्रोडक्ट चलता है। तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी पूरे इंडिया पे पैन इंडिया बेसिस पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आज शेयर का करंट मार्केट प्राइस 1,250 रुपये है और आज शेयर में 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम शेयर का 52 वीक लो देखें तो वो 403 रुपये हमें दिखाई देता है और 52 वीक हाई 1,519 रुपये है। तो यानी आप देख सकते हैं कि 1,250 से 1,519 का काफ़ी लंबा गैप हमें दिखाई देता है और इतना मार्जिन अभी है शेयर को 52 वीक हाई को क्रॉस करने के लिए। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वो हमें 36,000 करोड़ के आसपास की दिखाई देती है। यानी कंपनी मिड कैप की अच्छी कंपनी है और ये एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगर शेयर की डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 36% है। दोस्तों, किसी भी शेयर में 20 से 25% का डिलीवरी परसेंटेज अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक देखने वाली बात दोस्तों ये है कि इंडस्ट्री का पीई रेशियो जहाँ 6 के आसपास दिखाई देता है, वहीं कंपनी का पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हमें दिखाई देता है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 953 के आसपास ये पहुँच चुका है, जो कि एक अलार्मिंग बात है।
अब अगर हम आगे चल के रिटर्न के डिटेल्स को देखें तो एक साल में इसने 27% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन वहीं 6 महीने की बात करें तो यहाँ 74% के हमें रिटर्न दिखाई देते हैं, और वहीं एक महीने में 68% के रिटर्न। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों रुचि सोया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने मार्च 2020 में 13,000 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है, और वहीं अगर हम इसे 2019 से कंपेयर करें तो 12,729 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोस्ट करा है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं और इसमें प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट में आप देख सकते हैं मार्च 2019 में जहां प्रॉफिट 77 करोड़ रुपए का था, वहाँ एकदम से बढ़ के 7,658 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि मार्च 2020 में है। और अभी तक की बात करें तो जो प्रॉफिट है वो इस साल का 311 करोड़ के आसपास हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप देखकर चौंक सकते हैं कि यहाँ एकदम से प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ा हाथ है ये अदर इनकम का। अदर इनकम एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसे हम ये कह सकते हैं कि रुचि सोया जब पतंजलि ने एक्वायर करी तो उसमें बहुत सारे लोन था, जिस लोन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी एक सर्टन अमाउंट पर ही पतंजलि ने उसे एक्वायर करा था और बैंक ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, तो बैंक को कुछ लोन का हिस्सा छोड़ना पड़ा था जो रुचि सोया के ऊपर था। तो उसी लोन के हिस्से को जो डी रिकॉग्नाइज करा है कंपनी ने, तो उस डी रिकॉग्निशन के चलते ये 7,500 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई दिया है। तो ये हर बार का प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट था जो हमें दिखाई दिया है। अगर हम इसे हटा दें तो कंपनी का प्रॉफिट 150 करोड़ के आसपास हमें दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 77 से 150 करोड़ और 150 से 311 हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। अब दोस्तों हम बैलेंस शीट पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोरोइंग्स का कॉलम दिखाई दे रहा है, और बोरोइंग्स में हमें 3500-3600 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स दिखाई दे रही है। तो ये जो एफपीओ लाने वाले हैं 4500 करोड़ के आसपास, उसमें बोरोइंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुकाया जाएगा। तो इस 4500 करोड़ का यूज़ बोरोइंग के लिए होगा, जो पूरी तरह से कंपनी बोरोइंग को ख़त्म कर देगी, और जैसे ही बोरोइंग कम होगी तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में और हमें और ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा एफर्ट है जो कंपनी कर रही है, और लोन को कम करना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। एक बार ये लोन चला गया तो कंपनी ग्रोथ पाथ पर अपने वापस आ जाएगी और नई तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए प्लान करेगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स हमें 3400 करोड़ के दिखाई पड़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और 3500 करोड़ की लायबिलिटी जो कि घटने वाली है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और किस तरह से शेयर होल्डिंग घटने वाली है आप ये देख पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्विजिशन के बाद पतंजलि का इसमें स्टेक 99% के आसपास हो गया था, तो प्रमोटर का स्टेक अभी 98.9% के आसपास है। यानी फ्री फ्लोट जो मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर हम इसमें प्लेज परसेंटेज की बात करें तो प्रमोटर ने लगभग अपनी सारी ही होल्डिंग को प्लेज कर दिया है। प्लेजिंग किसी भी शेयर में होना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रमोटर इस प्लेजिंग को भी हटा देंगे। जिस प्रकार से कंपनी प्रॉफिट करते हुए दिख रही है, उससे हमें ये लगता है कि प्लेजिंग का मसला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अगर हम एफआईआईएस की बात करें तो अभी किसी भी एफआईआईएस का इस शेयर में इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का भी काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट हमें इसमें दिखाई देता है, क्योंकि फ्री फ्लोट कुछ नहीं है उसके कारण। अब जैसे ही ये इसकी शेयर होल्डिंग कम होगी और यहाँ प्रमोटर का स्टेक कम होगा तो हमें ये डीआईए और एफआईआईएस के फॉर्म में ये दिखाई देगा। अब प्रमोटर जैसे ही अपना स्टेक कम करेंगे तो लगभग 10% के आसपास का स्टेक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब सेबी के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है वो 75% के कहते हैं, यानी कंपनी को 3 साल के अंदर 75% तक अपनी होल्डिंग लानी है, प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75% तक लानी है। तो कंपनी इसी नॉर्म को पूरा करने का भी कोशिश कर रही है और इसी के लिए ये एफपीओ लाया जा रहा है। अब दोस्तों आपके सामने कंपनी का चार्ट आ गया है, और ये कंपनी का डेली चार्ट है, और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर का करंट मार्केट प्राइस 1250 रुपये के आसपास चल रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करूँगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का रिसेंट सपोर्ट हमें 1180 रुपये के आसपास दिखाई पड़ता है, यानी नीचे अगर आता है स्टॉक तो 1180 पर एक सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से वापस अपना रिवर्सल दिखा सकता है। और अगर ऊपर की बात करें तो अभी स्टॉक ने रिसेंटली 1378 रुपये पर अपना टॉप बनाया था, और जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक का वो 1518 रुपये है। तो अगर स्टॉक नीचे आकर यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो अपना सबसे पहला टारगेट ये 1378 रुपये का लेगा, उसके बाद 1518, और एक बार 1518 को क्रॉस कर दे तो फिर वो अपनी नई चाल पकड़ेगा।
अब दोस्तों जब भी कहीं OFS आता है या फर्दर इशू होता है या FPO कंपनी के द्वारा अनाउंस होता है तो सबसे पहले स्टॉक हल्का सा गिरावट दिखाता है, क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं उन्होंने स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर कर दिया होता है, ऊपर के रेट पर भगाया होता है। जब वो FPO लाते हैं तो हल्का सा थोड़ा सा नीचे के रेट पर लाते हैं, तो हो सकता है एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले जो यहाँ तक के लेवल पर हो, 1180 के आसपास तक के। फिर उसके बाद शेयर में अच्छी चाल हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर और क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और पतंजलि का काफ़ी ज़्यादा फोकस रुचि सोया पर है और बहुत सारी एसेट ट्रांसफ़र इस रुचि सोया के डिवीजन में हो रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रुचि सोया काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशंस इसमें बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। पहले स्मॉल क्वांटिटी में पोजीशन बनाइएगा, फिर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा और जब रिवर्सल वापस स्टार्ट होगा तो आपको अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे। और दोस्तों कैसा लगा रुचि सोया पर यह डिस्कशन आप मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।